नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में दिखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 20 सितंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए आज मैक्सिमम सवाल मिल चुके हैं। 45 में से 42 एग्जैक्ट और हूबहू सवाल, काफ़ी सवाल हैं और सेम लैंग्वेज और सेम ऑप्शंस के साथ मिले हैं। एफर्ट के लिए लाइक ज़रूर कर देना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड की थी। देखिएगा आपके सामने पहला सवाल, बेकिंग सोडा का उपयोग किस में नहीं होता है। ये चार विकल्प दिए गए थे, बेकिंग पाउडर बनाने में, फायर ब्रिगेड में, एंटासिड में, कीटनाशक के रूप में। करेक्ट आंसर हो जाएगा कीटनाशक में बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं होता। बेकिंग सोडा जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट का हो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा के अंदर एसिड, स्पेशल टार्ट्रिक एसिड मिक्स कर देंगे, तब आपका बन जाएगा बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर में होता है। अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो आपकी फायर ब्रिगेड ऑप्शन दे रखा है। और ये एक क्षार है, तो एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। खाने को शीघ्रता से पकाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक की तरफ से बेहतरीन डील जो भी कैंडिडेट हैं, जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी के एग्ज़ाम दिया है, तो उनको पता चला है कि एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है, सवाल ज़्यादा, यानी कम समय में ज़्यादा सवाल अटैम्प्ट कैसे कर पाए, इसके लिए आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म पर सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित जो मॉक टेस्ट रहते हैं, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें खास बात क्या है कि टेक्स्ट बुक पर एक पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप अवेलेबल कर सकते हो। एक ईयरली टेक्स्ट बुक का पास ले लीजिएगा, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए 100 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और 580 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में अवेलेबल है। जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिएगा, अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। सेम डैशबोर्ड पर आधारित, इंटरफेस पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगला सवाल दे रखा है, नेफ्रॉन जो वृक्काणु हैं उनमें निम्न भागों की पहचान चित्र में कहाँ कहाँ पर ये भाग है। तो चार भाग थे, वृक्क धमनी, कोशिका गुच्छ, बोमन संपुट और वृक्षशिरा। ये नेफ्रॉन वाला स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल रहा है। चार भाग है, जिसमें आपको पूछा है बोमन संपुट कहाँ पर है, तो ये है बोमन संपुट। नेक्स्ट आपको पूछा है वृक्क धमनी कहाँ पर है, तो ये वृक्क धमनी है। वृक्क शिरा का भी पूछा है, तो ये वृक्क शिरा हो जाएगा। नीचे वाली धमनी अंदर की ओर है वो वृक्क शिरा। एक आपको कौन सा पूछा है, कोशिका गुच्छ पूछा है। कोशिका गुच्छ है जो आप गला मेरुलस कहते हो, ये इसके अंदर ही है, बोमन संपुट के अंदर रहता है कोशिका गुच्छ। तो ये चार पार्ट आपको पूछे, यहाँ पर आप देख सकते हो। NaCl को H2O और अमोनिया की उपस्थिति में CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है जब आप रिएक्शंस NaCl की जल, अमोनिया और CO2 के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल, 12 वोल्ट की बैटरी से 6 और 4 ओम के दो प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं तो धारा क्या होगी। इजी सवाल है। सीरीज में है तो डायरेक्टली आप ऐड कीजिएगा। R बराबर 10 ओम है और V बराबर 12 वोल्ट है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। I बराबर V/R यानी 12/10 बराबर 1.2 एम्पियर आपकी धारा हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर पूछे हैं आपको, बुधा-बलंगा और बैतरणी नदी किस राज्य से उद्गम होता है। तो बैतरणी नदी और बलंगा नदी है, ये ओडिशा राज्य, कहाँ से, ओडिशा से निकलती है। अगला सवाल, गालो एक तानी भाषा परिवार की भाषा है, ये कहाँ पर बोली जाती है। गालो भाषा जो तानी परिवार की है, ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। उत्सर्जन अंग में ऊपर से नीचे की ओर क्रम से आपको एडजस्ट करना था। तो सबसे ऊपर आपको किडनी देखने को मिलती है, उसके नीचे मूत्रवाहिनी, फिर है मूत्राशय और सबसे नीचे मूत्रमार्ग। यहाँ पर आप देख सकते हो ये उत्सर्जन अंग का सही क्रम है जो आपको पूछा है। किडनी ऊपर है, किडनी के नीचे यहाँ पर जो मूत्रवाहिनी है, उसके नीचे यहाँ पर ये मूत्राशय है और ये आपके मूत्रमार्ग। तो ऊपर से नीचे के क्रम में एडजस्ट करना था। IPL 2022 में किस खिलाड़ी ने IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। तो IPL इतिहास में जो रिकॉर्ड उन्होंने लसित मलिंगा का ब्रेक किया, वो डेविन ब्राउन ने किया है। आपको IPL 2022 का ना पूछा, आपको ओवरऑल पूरे IPL इतिहास का पूछा है। नहीं, अब तक IPL में सबसे ज़्यादा विकेट किसके नाम है, तो आप कहेंगे डेविन ब्रावो के नाम 183 विकेट है। इन्होंने ये रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा विकेट लेने का, लसित मलिंगा का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। सबसे ज़्यादा रन पूछ ले IPL में अब तक, वो विराट कोहली के 6424 रन है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट सक्सेसफुल टीम है जिन्होंने IPL जीता है 5 बार, मुंबई इंडियंस है। जैसे कि 2022 का यदि पूछे सबसे ज़्यादा रन किनके, तो जोस बटलर के, और विकेट है युजवेंद्र चहल के। सबसे अधिक 1000 ODI मैच खेलने का रिकॉर्ड किस टूर्नामेंट टीम के पास है। 1000 ODI मैच है, वो भारत ने ODI यानी वनडे इंटरनेशनल मैच खेला है। 1000वां जो मैच खेला था
6 फरवरी 2022 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला है और इन 1000 ओडीआई मैचेस में 519 मैच भारत ने जीते हैं, 431 हारे हैं और बाकी कुछ मैच हैं वो ड्रॉ या फिर रद्द हुए होंगे। आरबीआई के द्वारा नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए विस्तृत रेगुलेशन कब लाया गया है? एग्जैक्ट इस टाइप से सवाल, ये सेम ऑप्शन। तो विस्तृत रेगुलेशन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको एनबीएफसी और एमएफआई का जो विस्तृत रेगुलेशन है, व्यापक नियामक ढांचा है, वो 2 दिसंबर 2011 को मालेगाम समिति है, इसकी सिफारिश के आधार पर आरबीआई ने ये ढांचा विस्तृत नियामक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हेतु। एफडीआई रैंकिंग कौन सा संस्था जारी करता है? जो लेटेस्ट अभी जुलाई 2022 में एक रैंक जारी की गई है एफडीआई इन्फ्लो की, तो ये यूएनसीटीएडी के द्वारा जारी की जाती हैं और भारत की 2021 में एफडीआई है, इसमें रैंक क्या रही है इस इंडेक्स में? तो भारत की रही है 7वीं रैंक। शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में यानी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो भारत है, 7वें स्थान पर भारत को ये निवेश मिल रहा है। तो आप कहेंगे पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है यूएसए, ठीक है, उसके बाद है हांगकांग और फिर यहाँ पर दूसरे पर चीन है, तीसरे पर हांगकांग है। और भारत से बाहरी एफडीआई हैं 2021 में 43% से बढ़कर 15.5 अरब डॉलर हो गया है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, पोस्को एक्ट में इसका फुल फॉर्म क्या है? पोस्को यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, 2012 में ये पारित हुआ है। स्वामित्व योजना को कब लॉन्च किया गया है? अप्रैल 2020 को, 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया है। इंस्पायर योजना की भी फुल फॉर्म आपको पूछी है रेफरेंस देते हुए, जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। तो इसमें इंस्पायर का मतलब है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च है। और अगला सवाल है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। इकोनॉमिक्स का प्रत्येक सेट में एक दो सवाल आते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी है कि M3 है, M3 जो मुद्रा की सप्लाई होती है, M1, M2, M3, M0, M4 भी रहता है। तो ये M3 मुद्रा सप्लाई में किसको शामिल करते हैं? एक तरीके से M3 जो करेंसी सप्लाई है, इसका फॉर्मूला आपको पूछा है। करेंसी की सबसे पहले तो आरबीआई है, वो सब उनके पास करेंसी रहती है और ये करेंसी मार्केट में आती है। एक तरीके से सप्लाई, जो गोडाउन में माल होता है जब वो स्टोर पे आ जाता है तभी उसकी सप्लाई मानी जाती है। इसी प्रकार से करेंसी के भी यही होता है कंडीशन, आरबीआई से किस प्रकार ये बैंक में आ रही है, पब्लिक के पास आ रही हैं। तो 4 टाइप से अलग इसमें L1 भी रहता है, अलग अलग टाइप की आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो M3 के बारे में पूछा है, इसे ब्रॉड मनी कहते हैं। M1 और M2 है वो नैरो मनी है, M3 और M4 में ब्रॉड मनी आ जाती है। तो M3 में होता क्या है, बहुत से कैंडिडेट M2 प्लस कर देते हैं। M2 प्लस मत करना, M1 प्लस करना। अब M1 में क्या वो बताऊँ उससे पहले M3 का जो फॉर्मूला जान लीजिएगा कि इसमें M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब आप FD करते हो ना, जैसे कि 3 साल की कर दी, या फिर RD भी करते हो, कुछ अलग अलग महीने में रिकरिंग डिपॉजिट होता है। तो वो प्लस M1 में जो करेंसी है उन दोनों को ऐड करेंगे तो M3 जो ब्रॉड मनी का फॉर्मूला आपको मिलता है। अब M1 क्या होती है? M1 करेंसी विद पब्लिक, जनता के पास जो भी करेंसी है जो लिक्विड फॉर्म में, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, जो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है और जितने भी बैंकों में उनके जमा हैं और करेंसी रहती है कैश के फॉर्म में, वो सभी M1 में आ जाएगी। और M1 है काफ़ी बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, इसलिए इसे नैरो मनी बोला जाता है। और आप बात करेंगे M2 की, तो M2 में M1 तो आ ही जाता है, क्या है M1 यानी करेंसी विद पब्लिक आ जाती है और बैंकों में जो आपकी जमा राशि है, डिमांड डिपॉजिट है, सेविंग और करंट अकाउंट, वो आ जाता है। साथ ही साथ M2 में क्या आता है? M2 में जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट रहता है ना, उसकी भी जमा प्लस M1 की सारी करेंसी शामिल होती है M2 में। और फिर नेक्स्ट आ जाता है M3। M3 में दोस्तों पोस्ट ऑफिस की नहीं रहती, एक तरीके से M1 की रहती है, प्लस आपके FD RD वगैरह टाइम डिपॉजिट रहते हैं M3 में। इसी प्रकार M0 शुरुआत में क्या था? M1 ही था, ऐसे M2 M3 नहीं था। 1977 में आरबीआई ने ये M1 M2 M3 M4 है ये लॉन्च किया है। M0 जिसे रिजर्व मनी भी कहा जाता है, एक M0 भी होता है, ये भी ध्यान रखना, जिसमें करेंसी जितने भी सर्कुलेशन में है, साथ ही साथ जो बैंकर्स डिपॉजिट आरबीआई में अदर बैंक्स अपना
धन जमा करते हैं, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में भी करते हैं, या फिर अदर डिपॉजिट जो आरबीआई में रहते हैं वो सभी M0 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर प्रेरित EMF और प्रेरित धारा ये दोनों कुंडली की प्रतिरोध से किस प्रकार संबंधित हैं? तो इंड्यूस्ड आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का पूछा है और इंड्यूस्ड करंट ये कुंडली की प्रतिरोध से संबंधित पूछा। ये सेम एग्जैक्ट ऑप्शन थे। मैंने ये क्विज के रूप में टेलीग्राम पर भी डाला, काफ़ी कैंडिडेट ने इसको गलत किया। याद रखिएगा ऑप्शन एक करेक्ट है। जो प्रेरित EMF है एक तरीके से ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो प्रेरित EMF कुंडली की प्रतिरोध से मुक्त होता है, यानी कुंडली की प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है इंड्यूस्ड EMF, और इंड्यूस्ड करंट है वो कुंडली की प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ऑप्शन एक करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, चुंबक के भीतर चुंबकीय रेखाओं की डायरेक्शन पूछी है। अब चुंबक के भीतर तो होती है दक्षिण से उत्तर, उल्टा होता है ना। चुंबक के बाहर है नॉर्थ टू साउथ रहती है, और फिर अंदर आएगी ना साउथ टू नॉर्थ, इस प्रकार वो लूप बना देगी। पौधे अपना एक्स्ट्रा पानी किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? ये विकल्प थे। तो एक्स्ट्रा पानी है वो आपके हो जाएगा ट्रांसपीरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो रंध्रों के फॉर्म में वातावरण में ये छोड़ देते हैं। अतिरिक्त जो जल रहता है पत्तियों में रंध्र होते हैं उसके माध्यम से। एक रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड की कार्बन से, तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा, किसका अपचयन हो रहा? ईजी है, जो ऑक्सीजन हट रहा है उसका अपचयन हो रहा है, यानी कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कार्बन के साथ, तो इसका ऑक्सीकरण जिंक का अपचयन हो रहा है। साधारण उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या उत्पाद प्राप्त होता है? ये विकल्प थे। जब उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता है कि अम्ल क्षार की रिएक्शन होती है, लवण और जल बनता है। ईजी वन ऑप्शन एक करेक्ट है। मेंडलीव के वर्गीकरण के समय कौन सा समूह मौजूद नहीं था या फिर उसके बाद उसकी खोज हुई है? हेलोजन ग्रुप तो था, अक्रिय नोबल गैसेज है वो बाद में खोजी गई है, उस समय नहीं थी मेंडलीव ने जब वर्गीकरण किया। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का श्रृंखला चारों तरफ से घिरा हुआ है? चारों तरफ से है, यानी साइक्लिक फॉर्म में है, रिंग कार्बन सीरीज है, रिंग है चारों तरफ से, चक्रीय कार्बन। नेक्स्ट सवाल, कोई व्यक्ति आर्टिकल 20 का एग्जैक्टली सवाल पूछा गया है, यानी जब अपराध किया है उस समय, और जैसे कि किसी व्यक्ति ने 2008 में अपराध किया है और 2018 है, अब उनको सज़ा सुनाई जा रही है ना, तो 2008 के अपराध में उस समय क्या कानून में नियम थे उसके अकॉर्डिंग उनको सज़ा सुनाई देगी। जिस समय अपराध किया है उसका जो कानून है उस समय क्या थे उसके अकॉर्डिंग किसी अपराधी को सज़ा दी जाती है। ये किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 20(1) में है। इसी प्रकार 20(2) में है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते हैं। 20(3) में है, किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है कोई भी, कि अपराध नहीं किया फिर भी वो बाध्य हो रहा, कोई उनको फोर्सफुली करा रहा कि आपने अपराध किया ही किया, मानो ऐसे। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की किस दिशा में सीमा बनाती है या फिर प्रवाहित होती है? वैसे बात करूं, हिमालय तो है वो पूर्वी हिमालय, जैसे कि ये आपका काराकोरम नॉर्थ हिमालय है, फिर नीचे आएगा तो वेस्टर्न हिमालय है, इधर सेंट्रल हिमालय है, और ये ईस्टर्न हिमालय है। तो ईस्टर्न हिमालय के जस्ट नीचे है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। अब आपको पूछा ब्रह्मपुत्र नदी का नदी के हिमालय है वो कौन सी डायरेक्शन, और ब्रह्मपुत्र के जस्ट ऊपर हिमालय है वो उत्तर दिशा में हिमालय है। ये इस टाइप से पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी है हिमालय की किस दिशा में सीमा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में हिमालय है। कौन सा हिमालय उत्तर में? पूर्वी हिमालय है। तो जो इस अकॉर्डिंग पूछा आप बताना। कौन सी समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची के विषय में ऑप्शन क्या थे आप बताना। बाकी दो ऑप्शन मिले हैं जो मैंने बाद में लास्ट में ऐड भी किए हैं। एक आपके विकल्प था सार्वजनिक स्वास्थ्य था एक विकल्प, और एक था पुलिस करके, दोनों तो राज्य सूची के ये तो है नहीं। अब दो और विकल्प कौन से हैं? समवर्ती सूची की बात करूं तो इनमें से काफ़ी बार ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है ना 1976 में, इसमें जो 5 विषय हैं राज्य सूची से समवर्ती सूची में ऐड हुए वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे शिक्षा है ना वो समवर्ती सूची है, वन समवर्ती सूची में हो गया, नापतोल समवर्ती सूची, वन्य जीव पक्षी संरक्षण, न्याय का प्रशासन, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। आपको मैरिज का पूछ ले वो भी समवर्ती सूची का, तलाक समवर्ती सूची का है, समाचार पत्र है, स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स हैं, बिजली है, दिवालियापन, दिवाला हो गया, ये सभी टोटल 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। शुरुआत में 47 थे, वर्तमान में 52 है। नेक्स्ट वाला, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय का पूछा है तो माउंटबेटन था अंतिम वायसराय। और कह सकते हो भारत की स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या फिर भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन। इसकी ट्रिक क्या रहती है? काफ़ी बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, प्रथम गवर्नर बंगाल का या फिर बंगाल का
गवर्नर जनरल प्रथम कौन था? तो रॉबर्ट है विलियम की मौसी, यानी रॉबर्ट क्लाइव। शुरुआत होती है गवर्नर का पद था बंगाल का, वो भी उसके बाद पद आया बंगाल की गवर्नर जनरल का। फिर बंगाल को छोड़कर भारत में आ गया प्रथम गवर्नर जनरल। उसके बाद गवर्नर जनरल के बाद वायसराय का आया, फिर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल और फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ये सभी आपको पता होना चाहिए। रॉबर्ट है विलियम की माची, यानी रॉबर्ट क्लाइव है बंगाल के प्रथम गवर्नर है, यानी हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के हेस्टिंग। और फिर विलियम यानी विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल। उसके बाद विलियम की यानी कैनिंग भारत का पहला वायसराय। और फिर मो यानी माउंटबेटन भारत का स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल या फिर अंतिम वायसराय भारत का। इस टाइप से ये याद रखना है। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वाटर नाम से स्पष्ट है कि वाटर में पानी से संबंधित, संरक्षण से संबंधित कोई असाधारण उपलब्धि है उन लोगों को दिया जा रहा है। 1991 से शुरुआत हुई है। वाटरमैन ऑफ इंडिया जो राजेंद्र सिंह कहा जाते हैं, इन्हें भी ये अवार्ड 2015 में मिला है। 2022 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज है प्रो विल्फ्रेड ब्रूटस्टर्ट को दिया गया है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में मुख्यालय है। 1916 में स्थापित है। पेंटाथेनॉल में कौन सा क्रियात्मक समूह है? तो पेंटानल का पूछा है, ठीक है। एल्डिहाइड में होता है एल, ठीक है। तो यहाँ पर पेंटानल, तो पेंटानल है एल यानी एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह C5H10O। गर्भ निरोधक युक्तियाँ सही सम्मिलित करना, बार बार यहाँ से सवाल आ रहा है। NCERT का एक ही सेक्शन यहाँ पर मैं पूरा बता देता हूँ। तो 4 टाइप से यहाँ पर मिलान करना था, कंडोम, कॉपर्टी, गोली और शल्य तकनीक। बात करूँ एग्जाम में पूछा भी गया है ग्रुप डी में, यांत्रिक तकनीक कौन सी रहती है गर्भ निरोधक के लिए? तो यांत्रिक अवरोध है वो कंडोम के द्वारा, जिसमें शुक्राणु अंड कोशिका तक नहीं पहुँच जाएंगी। सेकेंड बात करूँ पिल्स की, गोलियां हैं ये हार्मोन कंट्रोल करके, हार्मोन संतुलन के द्वारा ये क्या करती है? अंड का मोचन नहीं हो जाता अर्थात निषेचन नहीं हो सकता है, जो अंडा है वो बाहर नहीं आएगा। तो कैसे हो पाएगा? तो ये हो जाएगी आपकी हार्मोन के द्वारा गोलियां। और फिर कॉपर्टी आती हैं, गर्भाशय में ये स्थापित की जाती है, लूप या कॉपर्टी। शल्य तकनीक की बात करें तो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी दोनों देखने को मिलती हैं। जैसे पुरुषों में है शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध किया जाता है, शुक्राणु का स्थानांतरण नहीं होता है। महिला में फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है, तो ये शल्य क्रिया के द्वारा। तो ये 4 तकनीक से बार बार सवाल आ रहे हैं। NCERT में डायरेक्ट ये मटेरियल दे रखा है इस टाइप से कंटेंट, तो डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया। तारे किस प्रकार से घटना के कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट वाला, 500 वाट का रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 12 घंटे चालू रहता है, 5 रुपये प्रति यूनिट के अनुसार 30 दिन में कितना बिजली बिल आएगा? अब देखिए आपको किलोवाट आवर निकालना है, कितने किलोवाट आवर होते हैं? 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट है। देखिए यहाँ पर 500 वाट को किलोवाट में बदलना है, यानी 500 बटा 1000 करेंगे। फिर घंटा कितना? प्रतिदिन 12 घंटा, एक दिन 12, लेकिन यहाँ पर 30 दिन चलता है ना, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये निकल के आया जाएगा किलोवाट आवर। अब इतनी ये यूनिट है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा आपके 60 गुणा 30 यानी 1800। अब 1800 यूनिट है वो बिल आया है और 1 यूनिट की रेट 5 रुपये है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, यानी कुछ 9000 रुपये के आसपास। पादप में कोशिका भित्ति क्यों होती? सेल वॉल का पूछा है ना, तो रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करेगी। उसको स्ट्रक्चरल एक संरचनात्मक ढांचा भी देती है, फ्रेमवर्क। यदि आवर्धन 1.5 है, वो भी पॉजिटिव में दे रखा है, और वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी पूछिए। अब आवर्धन आपको पॉजिटिव में दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका उत्तल दर्पण हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण में दोनों ही बिंब और प्रतिबिंब एक डायरेक्शन में है। वैसे एक स्थिति अवतल दर्पण में भी है, जब वस्तु P और F के मध्य हो ना, तब वो पीछे की डायरेक्शन बनता है, बड़ा बनता है, लेकिन उसी सेम ऊपर की डायरेक्शन बनता है। तो आवर्धन प्लस कब होगा? जब बिंब और प्रतिबिंब दोनों ही ऊपर की डायरेक्शन में हो। वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी आपको पूछिए, तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर क्या होगी? m बराबर, अब ये दर्पण था, लेंस था, आवर्धन आप कमेंट सेक्शन में बताना। दर्पण था तो -v/u में आपको m दे रखा है 1.5, और फिर माइनस वस्तु की दूरी -v/u। अब u को भी आपको नेगेटिव में लेना पड़ेगा, वस्तु हमेशा नेगेटिव में रहती है। -30 है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 1.5 और फिर 30 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर कितने रुपये का बीमा कवर मिलता है? 2 लाख रुपये का बीमा कवर। स्थायी अपंगता, दुर्घटना मृत्यु में 2 लाख, आंशिक अपंगता में 1 लाख का मिलता है। लॉन्च हुई ये योजना 8 मई 2015 को। कहाँ से हुई? कोलकाता से हुई है। इसमें आयु सीमा 18 से
70 वर्ष है। और प्रीमियम पहले 12 रुपये था, अभी 20 रुपये किया गया, ये भी ध्यान रखना। 60 वाट का बल्ब 100 सेकंड में कितनी ऊर्जा खपत करेगा। अब यहाँ पर ऊर्जा खपत यानी किलोवाट आवर में, लेकिन ऑप्शन में आपको जूल में विकल्प थे, तो किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। थोड़ा सवाल है, ये घुमा के पूछा एक तरीके से, कंसेप्ट आधारित सवाल है। 100 वाट का बल्ब है, 40 वाट का बल्ब 100 सेकंड में कितनी ऊर्जा। अब कितने किलोवाट आवर हो रहे हैं, 40 वाट है, इसको किलोवाट में बदलूंगा, 1000 से भाग दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ओवर है, अब ओवर तो पता नहीं, लेकिन 100 सेकंड दे रखे हैं, 100 सेकंड को पहले मैं घंटे में बदलूंगा, ठीक है। तो 100 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए मैं 60 से भाग दूंगा, अब मिनट को मैं घंटे में बदलने के लिए 60 से और भाग दूंगा, तो ये हो गया आपकी किलो वाट आवर। अब यहाँ पर ये KWH में आ रहा है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसके अंतर्गत, जूल के अंतर्गत कन्वर्ट करना है। तो मैं जूल में कैसे कन्वर्ट कर पाऊंगा, तो ये 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं, तो ये इतने किलोवाट आवर है, तो कितने होंगे 3.6 गुणा 10 की घात 6। अब 10 की घात 6 हैं, ऊपर नीचे कितने जीरो हैं, 3 4 5, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 ही रहेगा। और नेक्स्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है इन सभी को, यानी 3.6 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, 2 3 4 4, और इसके मल्टीप्लाई में 4 भी है। तो कमेंट सेक्शन में बताना इसका क्या आंसर था। वैसे इसको भी आगे सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपकी 18.4 गुणा 10 की घात 4 जूल। 18 नहीं, यहाँ पर ये 14, ठीक है, 14.4। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, सरीसृप में अंडे का निर्माण किस प्रकार होता है। तो एग्जैक्टली ये थोड़ा सवाल लैंग्वेज है, गलत बताई स्टूडेंट ने। तो सरीसृप में अंडे का पूछा है ना, अंडे सरीसृप में पानी की बजाय आपको पता है केवल और केवल अंडे ज़मीन पर देते हैं, काफ़ी परिपक्व इनके अंडे होते हैं, लार्वा अवस्था नहीं होती। तो एग्जैक्ट किस टाइप से ये सवाल था बताना। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने 21 जनवरी 2022 को कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है। 50वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने। इन तीनों राज्यों की स्थापना है 21 जनवरी 1972 को की गई है। नेक्स्ट वन यहाँ पर, कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है। ये 4 थे, कुशीनगर, दिलवाड़ा, श्रवणबेलगोला, पार्श्वनाथ। कुशीनगर की बात करें ना, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का यहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ है, यानी डेथ जो हुई है वो कुशीनगर में हुई थी। और बाकी यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित जब भगवान महावीर की बात आती है, जो इनका जन्म है वो कुंडलपुर में, वैशाली में हुआ है। दिलवाड़ा में भी जैन मंदिर है। श्रवणबेलगोला है, गोमतेश्वर, यहाँ पर भी जैन धर्म से संबंधित स्थल है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। इसी प्रकार गौतम बुद्ध है, कुशीनगर है, तो बुद्ध से जुड़ा हुआ बौद्ध धर्म है। लुम्बिनी बौद्ध धर्म है, ठीक है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। सिख धर्म से संबंधित ननकाना साहिब है, जो पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, राय भोई की तलवंडी में। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा कथन धातु संबंधित सही नहीं है। स्टेटमेंट देखिएगा, धातु आवर्त सारणी के लेफ्ट में बिल्कुल मैक्सिमम धातुएं रहती हैं, इसीलिए तो ये सीडी नुमा पृथक रहती है। राइट साइड में आपके अधातु, बाकी बहुत अंदर के एस ग्रुप है, डी ग्रुप है, सारी धातुएं इस साइड। धातु विद्युत धनी, बिल्कुल विद्युत धनात्मक प्रकृति है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा जो भी था वो गलत होगा। अजैव निम्नीकरणीय कौन से हैं। अजैव निम्नीकरणीय जो आसानी से विघटित नहीं होते हैं, ऑप्शन बी जो भी रहा है स्पष्ट रूप से वो हो जाएगा। तो ये आप सवाल देखिए 45 में से 42 सवाल, वो भी एग्जैक्ट लैंग्वेज और ऑप्शन के सहित। इस प्रकार मैक्सिमम सवाल आपने देखे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर। एफर्ट के लिए लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।